जी एनीवन, और अगर नहीं पूछ रहा है तो बेशक चैट के ऊपर लिख दो, मैं सवाल का जवाब आपको उसका दे देना। जीशान बेटा कोई सवाल किसी को अगर पोस्ट से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड है, फाइनल पेपर से रिलेटेड, तो मुझसे बता दो, मिड टर्म से रिलेटेड, ताकि उसको जो है अगर किसी का कोई सवाल है तो हम उसको डिस्कस करें, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ मूव करें। जीशान सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई? सर देखा है वो मिल रही नहीं है, पता नहीं। क्वेश्चन 9 है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन 9 है क्या? पढ़ो। जी जी क्वेश्चन 9 है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 9 सर वो देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा माशाल्लाह, पता कोई नहीं है क्वेश्चन 9 है क्या और मिल नहीं रहा। सर उल्टा नहीं, डाल देना चाहिए, निशान को उल्टा डाल देना चाहिए बेटा। सर रात को सारे निशान लगाए थे, अब ये रह गया बस। एक रह गया था, मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव वगैरह सब लगा लिए थे, चार्ट मिल गया था, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 नहीं मिल रहा। 9 है क्या? सर सबर मैं देख के बताऊं। क्वांटम ऑफ रिसोर्स वाला, क्वांटम ऑफ रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी वाली की बात कर रहे हो तुम? सर यस सर। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मॉडल वाला। क्वांटम ऑफ रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी वाली बात कर रहे हो तुम? यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 कंटेम ऑफ रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, और अगर मैंने नोट्स में से ही तुम्हें ढूंढ के दे दिया तो तुम सब लोगों के 5-5 नंबर में माइनस करता चला जाऊंगा, ठीक है? सर मेरा तो माफ कर दो ना, मैं तो क्लास के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। क्लास के बिहाफ पे भी क्यों बोल रहे हो? ऐसी चीजें क्लास के बिहाफ पे भी बोलने की जरूरत नहीं होती है, पता है तुम्हें? सर यार हो रहा, क्या करूँ फिर? चलो कोई बात नहीं, तो फिर इसका मतलब मैं पूरी क्लास के माइनस कर दूं और तुम्हारे प्लस कर दूं? क्लास की माइनस नहीं करे, सारे अपने दोस्त हैं सर। सारी चीजें अपनी मनवाते हो हैं? सर बता दे। एक मिनट, मैं वही तुम्हें देख के बता रहा हूँ। एक ही चीज मुश्किल मैंने डाली थी और तुमने उसी चीज को पुछवा लिया, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? अच्छा सर ये माफ कर दें ये वाला। लेक्चर 4 में आओ, स्लाइड 11 के ऊपर। लेक्चर 4 स्लाइड नंबर 11। जी कितना टाइम लगता है खोलने के लिए बेटा? कितना टाइम लगता है? सर पासवर्ड लगा हुआ था, खोल लिया। बेटा ऐसा ना हो कि पेपर के ऊपर मैं पासवर्ड लगा दूं तुम लोगों के। नहीं सर मिल गया, पेज नंबर 11 पे आ गया। खोल भी लो थोड़ा सा ज्यादा नहीं खोलो खोल लिया सर। क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? सर नॉलेज, ये सर रिसोर्सेज बेस्ड व्यू है। पढ़ो खुल के पढ़ो बेटा। सर रिसोर्सेज बेस्ड व्यू है, एक्सप्लेक्टिंग नॉलेज दैट कैन बी इजीली आर्टिफिशियल एंड। सर ये तो चार्ट है। सर चार्ट है ना ये तो? चार्ट है तो क्या हुआ? सर यही वाला है ना, बस सही है। लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? ठीक है सर, मिल गया। 5 नंबर गए सबके। थैंक यू सर, मिल गया सवाल। और किसी का कोई रिलेटेड सवाल, कोई चीज जो डिस्कस करनी है कर लो, अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं क्लास रिज्यूम करूँ अपनी। सर यही मसला था बस। यही मसला था, बाकी तो और कोई मसला नहीं है किसी को भी। नहीं सर, बाकी मिल गए सारे।
सारे का मतलब कंप्लीट याद करना है, ये नहीं है कि तुम लोग एक एक हेडिंग याद करके खत्म कर दो। पूरे का नहीं सर, एक मतलब एक हेडिंग ही, हेडिंग के नाम सारे सारे याद करेंगे, फिर जितने नंबर है उस हिसाब से लिखेंगे ना। हाँ, ये अच्छी बात है, बस इसको इसी तरीके से करना चाहिए। थैंक यू सर। सर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मॉडल है, इसको भी डिटेल एक्सप्लेन करना है। यस बेटा, डिटेल में एक्सप्लेन करना है भाई। मैं नहीं बताऊंगा कौन है भाई, ये तुम लोग इतने अजीब अजीब नाम रख के क्यों क्लास में एंटर होते हो? नहीं बताओ, नहीं बताओ, मैं आगे से अटेंडेंस भी नहीं माफ करूंगा बेटा तुम लोगों की। ये कौन है भाई? मैं नहीं बताऊंगा, जरा सामने कौन जरा। जी और कोई सवाल किसी का? बस दैट्स इट, और तो किसी का कोई सवाल नहीं है। यार ये उसामा का प्लीज चेक कर लो। जीशान ये आज कंटिन्यूअसली बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका देख लो उसका क्या इशू आ रहा है। सर कौन सा उसामा? उसामा कौन सा वाला उसामा? एक तो वो उसामा है जिसकी मोबाइल शॉप है, वो वाला नहीं है, ये मेरे ख्याल में दूसरा वाला उसामा। मैं तुम्हें नाम सर एक खत्री है और एक उसामा अहमद है। अब्दुल खत्री, उसामा अब्दुल कादिर खत्री। नहीं हो पा रहा है। हाँ सर वो सही है। 6-7 देख दफा लूंगा मेरे सर। पास आ चुका है हर सेशन के अंदर। सही है सर, मैं पूछता हूँ उससे। जी क्या कह रहे बेटा? अब बताओ, मतलब तुम लोग अगर कहते हो तो, यानी अगर तुम में से किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं नेक्स्ट सेशन तुम लोग का स्टार्ट कर दूं। पेपर में अगर मैं नहीं हुआ तो कोई भी तुम्हें सवालों के जवाब नहीं देगा, ये मैं तुम लोग को पहले बता दूं। फिर ये नहीं करना कि जी हमें तो ये समझ में नहीं आ रही, हमें तो वो समझ में नहीं आ रही है। इसलिए अगर कोई सवाल है तो मैं अभी भी रुका हूँ, तुम जवाब पूछ लो तुम लोग, ताकि फिर उसी हिसाब से मैं आगे चलूँ। जी सर एक सवाल है। पूछो। सर सब मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कह रहे हैं डिटेल में लिखें, तो मतलब इसी तरह करें ना, हेडिंग्स के नाम सारे लिखें और जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से डिफाइन कर दे बस। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ डिटेल का मतलब क्या है। डिटेल का सिंपल मतलब ये है कि पेपर तुम्हारा 1 घंटे का है, ठीक है। अब तुम्हें जो आंसर अपना बनाना है वो 1 घंटे के हिसाब से बनाना है। एक ये उसके सही है। हिसाब से सिर्फ तरीकेकार ये है कि आपको सिंपल करना इस तरीके से होगा कि आप जिस तरीके से, अगर कोई डायग्राम है तो फिर तो उसकी सिर्फ तुम्हें डायग्राम बनानी है, बात खत्म। और डायग्राम पूरी बनानी है, पूरी बनाने का मतलब ये है कि उसमें हर चीज इंक्लूड होगी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर किसी को लिखने के लिए बोला तो सिर्फ उसको एक या हर एक पॉइंट को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दो। एक से ज्यादा लाइन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का 2 लाइन में चला जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर दोगे और अगर आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है तो बात समझ में आ जाती है, विल कंसिडर इट, हम उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये है, लेकिन हर चीज आप करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे जी एक चीज मैं बता दूं दूसरी चीज मैं नहीं बताऊं तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। पूरा बताओगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं बताओगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इसीलिए पहले से क्लियर बता रहा हूँ कि आप पूरा उसको जो है वो एक्सप्लेन करोगे, जो भी पॉइंट है, जो भी चीज है, आप उसको एक लाइन में अगर उसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन आपको बतानी है तो डेफिनेशन आप उसको बता दोगे, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है।
ओके, अब मजीद फर्दर आगे चलो ठीक है, हम अपने सेशन के ऊपर जो है वो उसी को मजीद फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद जो है वो मजीद फर्दर आगे हम आके देखते हैं, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी जो है, एक मिनट को बेटा जरा, ओके। अब हम लोग जो है वो मजीद फर्दर आगे की बात करते हैं, मजीद फर्दर आगे जो है वो इंक्रीज करते हैं। और अभी हमने जो है लास्ट टाइम स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन की बात की, तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में हमारे पास एक ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये शेयर तुम लोगों ने जो है वो पहले भी पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम लोग मार्केट शेयर और मार्केट रेट्स को देखते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, कैश काउस करते हैं, स्टार करते हैं, डॉट्स करते हैं, मतलब किसको जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो प्लेस करना है। लाइक ओके, लाइक जिस तरीके से हमारे पास ये मुख्तलिफ आपके पास मार्केट जो ग्रोथ रेट होती है, ग्रोथ शेयर जो होती है, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। एक चीज समझने की हमें यहाँ पे जरूरत ये होती है कि जी हमारे पास ग्रोथ शेयर या ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो, सबसे पहले तो मार्केट शेयर के वर्ड का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। मार्केट शेयर का मतलब ये है कि आप मार्केट का कितना परसेंट जो है वो पोर्शन अपने पास रखते हो, या मार्केट की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आप रिक्वायर कर रहे होते हो। क्या हुआ, किसी का कोई सवाल था और मेरे पास नहीं आया। Is it same like BCG? बेटा होता तो ये BCG ही है, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि BCG मॉडल के अंदर जब हम बात करते हैं तो BCG मॉडल के अंदर पैराडाइम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी थोड़े से ज्यादा होते हैं। उसके अंदर इवैल्यूएशन हम मुख्तलिफ ग्रिड्स के लिहाज से चल रहे होते हैं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इट्स लाइक BCG, लेकिन इसमें हम उल्टा चलाते हैं। उसमें आपके मार्केट शेयर राइट्स पे होता है, परसेंटेज नीचे होते हैं, ये इस तरीके से उल्टा है। ओके, हाँ ऑलमोस्ट आप इसको अगर देखो तो ये आपका, बल्कि एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। हाँ देखो, मैं तुम्हें एग्जैक्ट एक तरीके से बताऊं तो BCG मॉडल के अंदर आप जो बात कर रहे होते हो ना, बस BCG मॉडल में और ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स मॉडल के अंदर एक छोटा सा फर्क है, और वो ये है कि BCG मॉडल के अंदर आप जब बात कर रहे होते हो तो BCG मॉडल के अंदर आप ले रहे होते हो, अल्लाह भला करे, कैश यूजेज को, ठीक है। मतलब जहां पे हम यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट की बात करें, आप कैश यूजेज को ले रहे होते हो। जब आप कैश यूजेज के ऊपर लेके बात करते हो तो वो BCG मॉडल बन जाता है, ठीक है। तो उसका आप जो है वो बिजनेस ग्रोथ क्या है, चल उसका नाम भूल गया, बिजनेस कैश ग्रोथ, यस, बिजनेस कैश ग्रोथ, बिजनेस कैश जनरेशन मॉडल है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ग्रोथ शेयर मॉडल की बात करें, शेयर के अंदर होता है जब शेयर्स के लिहाज से बात करते हैं उसमें आप करेंसी या कैश के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, कैश, थाउजेंड, डॉग्स है।
डेटा दैट प्रेफरेंस आपकी कहाँ पर है, दैट टोटली डिपेंड्स कि आप जो है किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो लेके चल रहे हो, किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो आप लेके चल रहे हो, ताकि जो है उसी हिसाब से जो है हम मॉडल्स को जो है वो मॉडल जो है उसको हम जो है वो फिट इन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद मजीद फर्दर आप आगे आओ तो ये आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस है कि जब आप फॉर्मुलेट करते हो तो स्ट्रक्चर का जो है वो आपका एनालिसिस क्या होता है। 1 मिनट एक दफा ये पॉइंटर्स पढ़ लो, बल्कि इन पॉइंटर्स को पढ़ने से बेहतर है कि रिव्यू दीज, ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको रिव्यू करो, फिर हम इसको एक एक करके इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ओके, अच्छा अब हम इसके अंदर देखते हैं और इसके अंदर स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करते हुए आगे चलते हैं। लाइक अगर कोई फॉर्म जो है वो एंटर हो रही है, एंटर होने का मतलब ये कि न्यू एंट्रेंट है हमारे पास किसी एक जगह के ऊपर, तो वहां पे फॉर्म की जो है वो कैपेसिटी, उसकी डिजायर, मार्केट शेयर, बोनस, ये सारी की सारी चीजें देखना जो है वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जी वहां पे बायर्स जो है वो उस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कितने हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जो बेनिफिट है उसका एक्सपीरियंस कर्व क्या क्या इफेक्ट्स है, मतलब बाकी जो फॉर्म जो ऑलरेडी वहां के ऊपर काम कर रही है वो तमाम के तमाम फॉर्म का जो इफेक्ट है या उन फॉर्म की जो एफर्ट्स हैं, उन फॉर्म का जो एक्सपीरियंस कर्व है वो किस तरीके से है। आपकी जो फॉर्म्स है, ये जो आपकी तमाम की तमाम फॉर्म्स होती हैं, वो फॉर्म्स अपने हिसाब से जो है वो देख रही होती है कि जब न्यू एंट्री के अंदर सर्विस और मार्केट में किस तरह के बैरियर्स हैं, कॉस्ट का इम्पैक्ट उसका कितना है, कितनी एक्सपीरियंस फॉर्म है, कितनी अन एक्सपीरियंस फॉर्म है, क्या एंट्री बैरियर्स हैं आपके पास, क्या आपके पास जो है इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने के कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी आपको जरूरत है, वो सारी के सारी जो इस पर आपका किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की आपकी रेजिम होनी चाहिए, ये हम पहले भी इसको जो है वो डिस्कस है, इसको स्पेसिफिकली जनरली अब हम जो है इसको डिस्कस करें कि जी न्यू एंट्रेंट के ऊपर जो है क्या क्या थ्रेट्स हैं। फिर उसके बाद सप्लायर जो है वो भी इंडस्ट्री के अंदर एक थ्रेट हो सकता है। लाइक सप्लायर किस तरीके से थ्रेट हो सकता है कि सप्लायर जो है वो मैनिपुलेटेड हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मटेरियल सप्लायर जो है आपको चाहिए होती है और सिर्फ और सिर्फ एक ही सप्लायर आपको वो दे रहा होता है, तो देर से पॉसिबिलिटी कि वो जो है पैसे बढ़ा दे। फिर उसके बाद बायर जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, उनकी अपनी फोर्स होती है जिससे प्राइस जो है वो डाउन हो रही होती है। उसके बाद सस्टेनेबल सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स एक थ्रेट होता है, आपको जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है वही आपके लिए जो है सबसे बड़ा थ्रेट पे होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है रिड्यूस कर जाता है। राइवल भी एक बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें आपकी ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपकी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका फोकस इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जो है फॉर्मुलेशन जब कर रहे होते हो उस पर सिग्निफिकेंटली देख रहे होते हो। अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में पहले जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने उसके अंदर पढ़ ली थी। इसके बाद फंक्शनल स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आपके पास ये कुछ मेजर स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप यूज कर रहे होते हो, जिसमें से आपकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी होती है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी होती है। तो उसके बाद कमांडर अप्रोच होती है। अच्छा, इसके बाद जब आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की बात करते हो तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास से कुछ अप्रोचेस होती है। लाइक कमांडर अप्रोच होती है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज अप्रोच होती है, कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, कल्चरल अप्रोच होती है। अब इन सब अप्रोचेस के अंदर होता क्या है या इन सब अप्रोचेस के अंदर किस तरीके से हम डील कर रहे होते हैं, ये मैंने मुझे आपको जो है वो यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ओके ये स्ट्रेटेजीज को हम आगे जो है ये देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है। ये हमारे पास कमांडर स्ट्रेटेजी है। कमांडर स्ट्रेटेजी को जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हर तरह की पावर या हर तरह की जो है फोर्स इंप्लीमेंट की जा रही होती है। फोर्सफुली जो है वो उसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है। फोर्सफुली जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया। एक मिनट पे जरा ओके फोर्सफुली इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है। चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वन मैन शो होता है। एक रूलर होता है जो कि आपकी तमाम की तमाम स्ट्रेटेजी को जो है वो फोकस कर रहा होता है या तमाम की तमाम स्ट्रेटेजी को लेकर रन कर रहा होता है। किसी तरह की डेविएशन नहीं होती, किसी तरह की जो है एक्सेप्शन नहीं होती। जो रूल है वो सबके लिए रूल है। ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट है कि मैनेजर जो है वो एक्सट्रीम पावर यूज कर रहा होता है स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कराने के लिए। 3 कंडीशन है जो कि इसके अंदर मीट करना लाजमी होती है। फर्स्ट वाली जो है मैनेजर हैज द पावर। मैनेजर के पास पावर होनी चाहिए। दूसरा आपके पास एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए है। ठीक है। इसके बाद इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन और इनोवेशन को ये कंप्लीटली जो है वो रिड्यूस कर देता है। क्यों रिड्यूस कर देता है? क्योंकि जाहिर है जब वन मैन शो चल रहा है, जब एक आदमी सारी की सारी चीजें चला रहा है या जब एक आदमी सारी की सारी चीजें कर रहा है तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो लिमिटेशन आ जाती है। डेफिनेटली आपके पास जो है जो बाकी लोगों की से होती है वो खत्म हो जाती है। एडवांटेज आपका क्या है कि मैनेजर आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। यंग मैनेजर्स के लिए अप्लाई करना आसान होता है। फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है रादर देन सब्जेक्टिव। ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंज अप्रोच की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज अप्रोच में फोकस हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बिहेवियरल टूल्स जो है वो यूज होते हैं। दैट मींस लोगों के बिहेवियर जो इवैल्यूएट हो रहे होते हैं। फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और स्टाफिंग के ऊपर। ये कमांडर से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है बट होती है या नहीं होती ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बट हैविंग सेड दैट यस ये एक इफेक्टिव है लेकिन मुश्किल होती है इंप्लीमेंट कराना। इसको इंप्लीमेंट कराना क्यों मुश्किल होता है? इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि मैनेजर के पास जो है एनवायरमेंट एनालिसिस या एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम होती है। इसी तरीके से जो है आपके जो पॉलिटिक्स और पर्सनल एजेंडाज होते हैं उसको आप अकाउंट में नहीं लेते जिस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपका जो फोकस होता है वो डेविएट कर जाता है। बहुत सारी रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ये चीज कभी कभी बैकफायर भी कर सकती है। बैकफायर का मतलब है ये चीज कभी कभी रिवर्ट भी कर सकती है। रिवर्ट क्यों कर सकती है? रिवर्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एट टाइम दिस मे हैपन कि जी आप ये इंडस्ट्री जो है ये फिलोसफी को जब अप्लाई कर रहे हो सडनली आपके पास जो है एक नया चेंज आ जाए तो उस नए चेंज को आप एक्सेप्ट या उस नए चेंज को आप अडॉप्ट नहीं कर पाते। ठीक है। विल बी कीपिंग इट टिल हियर। हम इसको यहीं पे जो है वो आज के दिन में कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास जो है वो आपकी पेपर की क्लास होगी। मतलब पेपर होगा और उसके बाद आई कंफर्म उसामा अब्दुल कादिर खत्री। बेटा आवाज नहीं आ रही, अपना स्पीकर वॉल्यूम चेक कर लो वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो है वो ये मिल जाएंगे सारे के सारे। अच्छा आई डोंट नो कि सैटरडे को नेक्स्ट सैटरडे को आपकी क्लास होगी या नहीं होगी। आई कंफर्म और कंफर्म करने के बाद मैं जो है बता दूंगा जीशान को तो फिर अकॉर्डिंगली उसको मूव करेंगे और फिर हम यहीं से आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज।